हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस आज इसमें हम करने वाले हैं MHI 5 यूनिट नंबर 35। MHI 5 की यूनिट नंबर 35 आज इसमें हम क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है शिल्प उद्योग तथा लघु स्तरीय उत्पादन। ठीक है, शिल्प उद्योग मतलब क्या होता है। देखिए, शिल्प उद्योग में काफ़ी सारे उद्योग आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कताई वाला काम है वो आ गया। ठीक है, इसमें मतलब जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो उद्योग होते थे ना, कताई वगैरह, ये सारे ही उद्योग इसके अंदर आते थे। जैसे कताई हो गया, इसमें कुछ फैक्ट्री से कुछ काम करना हो गया, या फिर कोई सरकारी अधिनियम हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, यानी कि जो भी काम वगैरह होते थे उनको हम जो है शिल्प उद्योग कहते थे। उद्योग मतलब क्या होता है, फैक्ट्रियाँ। और तथा लघु स्तरीय उत्पादन, लघु मतलब होता है कि छोटे स्तर पे, जिसको छोटे स्तर पर किया गया हो। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति घर में करता है, आपने देखा होगा छोटे मोटे व्यापार व्यक्ति घर में कर लेता है। स्तरीय मतलब छोटे स्तर पर होने वाले उत्पादन। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण व औद्योगिक श्रम के संबंध में इतिहास के विशेष प्रकार की कंपनियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो है गाइस 18वीं शताब्दी की बात होती है। ठीक है, 18वीं शताब्दी की हमारे यहाँ बात होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि औपनिवेशिक भारत हमारा था, जैसे कि हमें ये बात अच्छे से पता ही है। और इस टाइम पे जो है हम मुख्य रूप से देखिए, एक तो औद्योगिकरण के और साथ में एक तो औद्योगिकरण देखते हैं, साथ में जो है औद्योगिक श्रम हम देखते हैं कि जो उद्योगों के अंदर श्रम लगाया जाता था, जो मेहनत की जाती थी, उन दोनों के संबंध के बीच का इतिहास, और इसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियों का या फिर विशेष प्रकार की कंपनियों का वर्णन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंपनियां स्थापित की गई, कौन कौन से कार्य थे जिसको इस टाइम पे किया गया था, ये औद्योगिकरण होता क्या है। ठीक है, यही सब इसमें अच्छे से विस्तार से बताया गया है, जिसे जो है हम आज के तौर पे या फिर आज के टाइम में जो है बड़े स्तर के उद्योग भी कहते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा फैक्ट्री भी कह सकते हैं इनको इंग्लिश में। ठीक है, ये होती है हमारी फैक्ट्रियाँ, जिसे हम आज के टाइम पे फैक्ट्रियाँ कहते हैं। देखिए, लघु स्तरीय उद्योग तथा बड़े स्तर के उद्योग में क्या अंतर होता है, इनमें समानता विषमता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं बड़े स्तर के उद्योग कौन से होते हैं। देखिए, बड़े स्तर के उद्योग को 3 भागों में बांटा जाता है। बड़े स्तर के उद्योग, जाहिर सी बात है कि वो उद्योग अगर बड़ा है, ज़्यादा उसमें फैला हुआ है, तो वो मशीनों से कार्य किया जाता होगा, क्योंकि इंसान मशीन से कार्य तेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मशीनों से कार्य क्या होता है, इसका जाहिर-सी बात है कि मशीनों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, बड़े स्तर के उद्योग में। और इसमें देखिए वाष्प शक्ति से चालित तकनीक, यानी कि जो भाप से चलती थी, भाप से चलने वाली जो तकनीक थी, ये पहले हमारी थी, लेकिन अब ये मुख्य रूप से बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर ही है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ये वाष्प शक्ति से चालित तकनीक भी थी, जो मशीनें भाप की शक्ति से चलती थी वो भी थी। ठीक है, साथ-साथ में यहाँ पे आती हैं बड़ी फैक्ट्रियाँ। ये फैक्ट्रियाँ दोनों तरीके की थी, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। ठीक है, मतलब प्राइवेट में जैसे कोई व्यक्ति खुद अपने निजी तौर पे करता है, गवर्नमेंट के द्वारा खुलवाई गई वो भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरह की ये फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। तीसरा आता है इसमें सरकारी अधिनियम। ये फैक्ट्रियाँ वो थी जो गवर्नमेंट लगवाती थी। जैसे गवर्नमेंट किसी को टेंडर देती है, या फिर हम जैसे कह सकते हैं आज के टाइम पे एनजीओ वगैरह के साथ जैसे जोड़कर लगाई जाती हैं, उस तरीके से ही। ठीक है, फिर आता है इसमें देखिए हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग कौन सा होता है। ठीक है, ये बात सबसे, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। हस्तशिल्प उद्योग होता क्या है। देखिए, हस्तशिल्प उद्योग वो उद्योग होता है जो कि हाथ से किए गए कार्य होते हैं, और इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं होता। ठीक है, वैसे कहीं कहीं हो भी सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए 18वीं शताब्दी में, तो ये जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं था। हस्तशिल्प उद्योग वो था जो हाथ से किया गया कार्य था। जैसे कि देखिए, इसमें हथकरघा बुनाई इसके अंदर आता है। फिर आता है चमड़े का कार्य, थोड़ा बहुत इसमें मतलब मशीनों का प्रयोग किया जाता था काटने वगैरह के लिए, लेकिन मुख्य काम जो है इन सब चीज़ों में हाथ के द्वारा ही लिया जाता था। यानी कि जो कार्य हाथ से किया जाता था उसको हम हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं। इसमें देखिए धातु का काम हो गया, जैसे कुछ बर्तन बनाना, कुछ तांबे पीतल लोहा, जिस चीज़ की भी हमें कुछ चीज़ बनानी है, तो वो भी कुछ वैसे ही हाथों से किया जाता था पहले के टाइम में। तो धातु का काम हो गया, इसमें साथ साथ में लकड़ी का काम हो गया, लकड़ी में फर्नीचर जुड़ता है हमारा साथ में। ठीक है, और फिर खनिज का कार्य, ये सारे कार्य जो है हस्तशिल्प उद्योग के अंदर ही आते थे। और गाइस अगर हम बात करें भारत की, तो देखिए भारत में जो फैक्ट्रियाँ स्थापित थी उनमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। मशीन का प्रयोग उसमें बहुत ही कम स्तर पे था। मशीन का प्रयोग नहीं किए जाने से मतलब है कि ये फैक्ट्रियाँ जो है घरों में ही स्थापित होती थी। घर में स्थापित का मतलब क्या है कि यह लघु स्तरीय उद्योग रहा है। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी वो फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे कारोबार लोग अपने घर में चलाते थे, बजाय उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के। ठीक है, तो इसको ही जो है हम लघु स्तरीय उद्योग कहते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है सिंपल तौर पे कि ये फैक्ट्रियाँ जो है छोटी थी,
और इनमें कार्य किया था। जैसे हम आज के टाइम पे देखें, यहाँ कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको देखते हुए छोटे-छोटे व्यक्ति जो है घर में अपने मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइज़र बना रहे हैं, तो उसको बना के वो सेल कर रहे हैं। तो वो क्या है? यही हम लघु स्तरीय उद्योग हम इसी को कहते हैं। छोटे स्तर पर किया गया उद्योग, ये मुख्य रूप से जो है घर में ही होता था। वहीं अगर हम इसमें बड़े स्तर के उद्योग की बात करें, तो जो बड़े स्तर के उद्योग थे वो नए उद्योग थे। ये हाल ही में स्थापित हुए थे। साथ-साथ में ये औद्योगिक क्रांति की देन थी। जो बड़े उद्योग थे वो हमारे बम्बई की तरफ लगे हुए थे, ठीक है? बम्बई और मद्रास में जो है बड़े स्तर के उद्योग लगे हुए थे, ठीक है? और छोटे स्तर के जो उद्योग थे वो मुख्य रूप से पंजाब और मद्रास में लगे हुए थे। मद्रास का मतलब क्या है कि मद्रास में बड़े और छोटे दोनों ही स्तर के हमें उद्योग देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब देखिए गाइस, इसमें एक चीज़ और है कि उद्योग तो लगे हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से क्या बनता था? तो देखिए, पूरे भारत में जो है मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग प्रमुख था। पहले नंबर पर आता था वस्त्र उद्योग, यानी कि कपड़े का जो उद्योग था, धागा बनाना, फिर उससे कपड़ा बनाना, ये इतना ज़्यादा था भारत में उस टाइम पे कि कुछ नहीं तो ये कम से कम पूरे भारत में अगर हम 4 हिस्से करें तो 1/3 माल इसका ही, मतलब 3 हिस्सों में से जो चौथा हिस्सा बचता है वो सिर्फ़ भारत पूरा करता था, पूरे वर्ल्ड का। ठीक है? इतना ज़्यादा यहाँ से ये पूरे वर्ल्ड का भारत इतना ज़्यादा कपड़ा यहाँ से बनाता था और बेचता था। पूरे वर्ल्ड का 1 भाग कपड़ा भारत से बन के जाता था, इतना ज़्यादा यहाँ पे वस्त्र उद्योग होता था। ठीक है? और वस्त्र उद्योग के बाद की बात की जाए तो वस्त्र के बाद जो है यहाँ पे खाद्य परिष्करण, साथ-साथ में धातु या फिर लकड़ी या फिर चमड़े आदि ये सब आते थे। वस्त्र उद्योग यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ेमस था कि हर 4 श्रमिक में से लेके 1 श्रमिक जो है वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ ही था। वस्त्र उद्योग के बाद जो हमारे ये जो बाकी के जो ये उद्योग थे, इनमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है कारीगर श्रमिक कार्य करते थे और इन सब उद्योग में एक बात सामान्य थी, वो ये थी कि इन उद्योगों में जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है? अब हम बात करें अगर लघु स्तर में और बड़े स्तर के उद्योग हैं, इनके बीच में संबंध क्या था? तो देखिए, इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा संबंध था। क्यों? ठीक है, कैसे? देखिए, जो बड़े स्तर के उद्योग होते थे, वो छोटे स्तर के उद्योग को अपनी चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे। जैसे कि मान लीजिए बड़े स्तर का उद्योग है, अब उसके पास कोई बड़ी मशीन है, तो वो उस मशीन का यूज़ कर रहा है, लेकिन वो उसके काम की नहीं है या फिर वो उसको नई लगाना चाहता है, ठीक है? नई मशीन वो यूज़ करना चाहता है, तो वो क्या काम करेगा? वो जो है नई मशीन बनाएगा, लगाएगा। अब वो अपनी पुरानी मशीन को ज़रूर सेल करेगा। अब वो सेल किसको करेगा? जो छोटे स्तर के जो उद्योग होते थे, जो कम उस पे थे, लघु जो उद्योग थे, ठीक है? लघु स्तर वाले, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग उन मशीन को खरीद लिया करते थे और अपने घर में उनको लगाते थे और उससे ये कार्य किया करते थे। और इतना ही नहीं, साथ-साथ में जो बड़े स्तर के उद्योग थे, वो छोटे स्तर के उद्योग को कच्चा माल भी प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है? वो इनको कच्चा माल प्रोवाइड करवाते थे, कच्चा माल इनको मिलता था, उसके बाद ये माल को बनाते थे, फिर बाहर बाज़ारों में इनको बेचा दिया जाता था। ठीक है? बाज़ारों में इनको बेच दिया जाता था बाद में। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा संबंध था, छोटे स्तर के उद्योग या फिर बड़े स्तर के उद्योग के बीच में। फिर आगे आता है हमारा लघु स्तरीय उद्योग की सामान्य प्रवृत्तियाँ। इनकी सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? ये जो है मैंने जैसे आपको बताया, ये देखिए 4 स्तर पे इसको बाँटा गया है। एक है अपना 17वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक, ठीक है? और धीरे-धीरे हम बाकी स्तर भी पढ़ते रहेंगे। फिर आता है हमारा 19वीं सदी, फिर 19वीं सदी का अंत आता है, फिर उसके बाद में आता है हमारा 1900 सन से लेके 1951 तक के बीच का, ठीक है? ये सब कुछ यहाँ पे आता है। फिलहाल अभी इसको हम यहाँ पे जो है 17वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो है लघु स्तरीय उद्योग किस तरह से रहा। सामान्य प्रवृत्तियाँ मतलब उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ट्रिक हैं, जो जगह से वो स्टार्ट होते थे, जहाँ बिज़नेस किया जाता था इन चीज़ों का, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसा कि देखिए, मैंने यहाँ पे हेडलाइन नोट भी की हुई है, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ लगभग 1850 के दशक में एक प्रकार से ब्रिटेन में औद्योगिकरण का विस्तार था। ठीक है? ये बात बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है कि ब्रिटेन की वजह से ही 1850 में हम कह सकते हैं कि ये औद्योगिकरण का इसका विस्तार जो है ब्रिटेन की वजह से ही हुआ। लेकिन हम अगर ये बात कह दें कि उससे पहले भारत में उद्योग नहीं था या फिर ऐसा कोई विकास नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत साबित होगी। भारत में उससे पहले भी उद्योग थे, ठीक है? और इस मतलब कहने का मतलब ये है कि औपनिवेशिक शासन से पहले जो है हस्तशिल्प उत्पादन था और साथ-साथ में लघु स्तर के उद्योग भी थे, जिनमें जो है मुख्य रूप से हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हथकरघा उद्योग हो गया
या फिर वस्त्र के निर्माण के उद्योग हो गए, ये सारे थे। और साथ में भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे था वस्त्र निर्माण में। सबसे ज़्यादा वस्त्र का निर्यात पूरे वर्ल्ड में भारत ही करता था। सन 1750 के आसपास की ये बात आपको बताई जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्यों? क्योंकि देखिए हमें जो है मुख्य रूप से जानकारी जो है वो स्थानीय स्तर की है, छोटे स्तर की है, और साथ साथ में जो हमारे लोकल एरिया में होता था उस स्तर की जानकारी है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कपड़ा भारत ही बनाता था। ठीक है, साथ साथ में हमें उन देशों के बारे में तो जानकारी है जो विदेशी व्यापार में संलग्न थे, जो विदेशी व्यापार में लगे हुए थे, परंतु हमें उनकी जानकारी नहीं है जो स्थानीय परंतु हमें उनकी जानकारी नहीं है। ठीक है, जो स्थानीय स्तर और साथ साथ में जो स्थल के मार्ग थे, इस सामान्य स्तर जो हो गया वो जो हमारा लोकल एरिया पे होता है। ठीक है, और साथ साथ में स्थल मार्ग मतलब वो है जो रोड के जरिए होता है। ठीक है, ये जो व्यापार थे इसकी हमें जानकारी थी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे स्थल मार्ग इसलिए बताया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है व्यापार हमारा उस चीज़ से भी होता था, जैसे कि हम देखें पानी के जहाज़ों से, यानी कि पानी के रास्ते से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्थल मार्ग दिया हुआ है। मतलब कहने का ये है कि हमें जो है उत्पादन की जानकारी थी, साथ साथ में उत्पादक की भी जानकारी है, लेकिन व्यापार की जानकारी हमें नहीं है। किसी भी क्षेत्र में व्यापार केंद्र के रूप में एक चीज़ विकसित होनी चाहिए। ठीक, क्या चीज़ की? कोई भी व्यापार है वहाँ पे जो है बेसिक ज़रूरतें वहाँ पे होनी चाहिए, जो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगी, उसके बाद ही वहाँ पर व्यापार लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ जगह यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ज़रूरत पूरी हो सके, उनकी आवश्यकता की चीज़ें मिल सके। ठीक है, और आसानी से वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो जाए और सस्ते दाम में उपलब्ध हो, वहाँ पे ही जो है इन चीज़ों को लगाया जा सकता था, इन उद्योगों को वहाँ पे ही आसानी से लगाया जा सकता था। ठीक है, भारत में जो है इस प्रकार के जो केंद्र में थे वो थे पंजाब, साथ साथ में गुजरात, एक वो था, ये जो है तट था, ये यानी किनारा जहाँ पे माल उतारा और लेकर जाया जाता था यहाँ से। ठीक है, कोरोमंडल तट, और साथ में बंगाल यहाँ पे प्रमुख था। यहाँ पे जो है मुख्य रूप से कपास, जल और साथ साथ में श्रम अधिक मात्रा में और आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो जाते थे। श्रम यानी कि मजदूर। ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनको मिल जाते थे, जिससे इनका काम आसान हो गया। ये तो वो जगह थी जहाँ पे आसानी से माल मिल जाया करता था या फिर आसानी से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। अब ये माल बेचते कहाँ थे? तो देखिए जैसे कि पंजाब के संबंध थे, इनके जो है संबंध आपस में जुड़े हुए थे, दूसरी जगह से वहाँ पे माल अपना सप्लाई करते थे। जैसे कि देखिए पंजाब के संबंध जो है मध्य एशिया से थे, साथ साथ में गुजरात के फारस की खाड़ी से व लाल सागर से भी थे। साथ साथ में जो है बंगाल अपने जल मार्ग के माध्यम से उत्तर भारत से जुड़ा हुआ था। ठीक है, बंगाल जो है जल मार्ग के माध्यम से जो है उत्तर भारत से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इन्होंने आपस में लिंक रखा तो वहाँ से माल वहाँ सप्लाई होता हुआ चले गया। और यहाँ पे एक चीज़ जो आती है गाइस, देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में अगर बात की जाए दोनों चीज़ों की इनकी, तो यहाँ पे जो है भारतीय बुनकर की स्थिति में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। साथ साथ में भारतीय बुनकर जो है घरेलू इकाई के रूप में कार्य करते थे, यानी कि वही लघु स्तर के जो उद्योग थे उनको हम जो है घरेलू इकाई के रूप में भी कह सकते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से स्त्री और बच्चे, इन दोनों का ही श्रम लगता था। ये दोनों ही आपस में हाथ बटाते थे, स्त्री और बच्चे। ठीक है, दोनों ही। साथ साथ में इसमें कुछ जो काम थे वो आते थे सूत कताई का, और ऐसे ही अन्य काम इसमें शामिल थे, जैसे कि मैंने अन्य काम भी कार्य आपको इसमें बताए हैं। लेकिन जो है उत्तर में जो है गंगा के मैदान जो है वहाँ पर शहरी केंद्रों में धनी व्यक्तियों द्वारा संचालित बड़ी बड़ी कार्यशालाएं हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें कार्य करने वाले सभी लोग पुरुष होते थे। वहाँ पे जो है मुख्य रूप से पुरुष लोग ही कार्य करते थे। वो लोग जो है एक छत के नीचे एक से अधिक लोग कार्य करते थे, यानी कि जैसे हम फैक्ट्री की बात करें तो एक फैक्ट्री के नीचे 300-400 वर्कर कार्य कर रहे होते हैं, कुछ उस टाइप में। अब आता है हमारा आगे प्रारंभिक 19वीं सदी निरुद्योगीकरण। ठीक है, निरुद्योगीकरण की बात की जाती है जो कि 19वीं सदी के शुरू में हुआ। ठीक है, 19वीं सदी के शुरू में निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये है, देखिए इसका पतन जिस तरीके से हुआ, जो जो हमारा जो व्यापार सिस्टम था सारा का सारा, जो भी हम उद्योग लगाते थे उन सब का सर्वनाश जो हुआ, जिस तरीके से सर्वनाश हुआ उसको ही निरुद्योगीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बताया गया है भी, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
भारतीय शिल्पों में उन वस्तुओं की मांग सन 1800 तक घटने लगी थी। जो वस्तुएं अब तक बिक रही थी अच्छी मात्रा में, जो आसानी से उपलब्ध हो रही थी, उनकी मांग जो है सन 1800 तक अब घटने लगी। क्यों घटने लगी? क्योंकि यह कुलीन और भारतीय वर्ग के द्वारा उपयोग की जाती थी। ठीक है, इसके कारण इनकी जो है वस्तुओं की मांग थी घटने लगी। कुलीन तंत्र जो था वो थोड़ा हम कह सकते हैं अपने हिसाब से इसको चलाना चाहता था, जिससे कि बाकी शायद किसी को ना फायदा हो रहा, इस वजह से इसकी मांग यहाँ पे घटने लगी। ठीक है, इसका कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो ब्रिटिश सरकार का जो है दमन करना इसका एक बहुत ही मुख्य कारण था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इतना ज़्यादा इन चीज़ों का दमन किया तो इस चीज़ से इनकी जो मांग थी वो डिमांड इनकी कम होने लगी मार्केट के अंदर। ऐसे ही बात करें हम उसके 20 साल बाद की, तो सन 1820 तक जो है भारत में ब्रिटेन से जो मशीनें द्वारा बना जाता सूत था और कपड़ा था, उनको जो है भारतीय मंडियों में पहुंचाया जाने लगा। ठीक है, और उससे आने वाले 75 साल में इसकी मात्रा बढ़ती गई। ठीक है, आने वाले 75 साल में लेकिन इसकी मात्रा बढ़ती गई, और इसका परिणाम क्या हुआ कि कपड़े व सूत के मूल्य में जो है 3 से 4 गुना कमी आई। ठीक है, 3 से 4 गुना इसमें कमी आती है अगले 75 साल बाद इसके में। अब इसमें 3 से 4 गुना जब कमी आई तो इससे क्या हुआ, इससे और ज़्यादा घाटा यहाँ पे भारत को झेलना पड़ गया। कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़्यादा दमन करने की सोची और दमन किया भी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे उजड़ती चली जाती भी हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, इन सब ने मिलकर जो है भारतीय हथकरघा उद्योग को जो है कंगाली के कगार पर लाके खड़ा कर दिया, और इसी घटना को जो है निरुद्योगीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे घटते चले गए, इसको ही हम निरुद्योगीकरण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसको ही निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी गई है। बहुत से ऐसे श्रमिक थे जो कि अच्छे उद्योग में अच्छे वेतन पर कार्य करते थे, लेकिन अब वो जो है कम भुगतान पे और साथ साथ में लो यानी कि जो कम वैसा है उद्योग, उसके अंदर वो काम करने लग गए। ठीक है, जो कि मतलब अच्छे उद्योग का काम करते थे, अच्छे स्तर पे काम करते थे, वो लोग भी कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर हो गए। इस निरुद्योगीकरण का भारतीय हथकरघा उद्योग में तो रोजगार पर बड़ा प्रभाव पड़ा, परंतु इस उद्योग की आय और कल्याण पर कितना असर पड़ा, इसका संबंध जो है इतिहासकार अपने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट नहीं है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे तो आगे बात करते हैं। तो देखिए, सूत की कताई करने वाले कारीगर हो गए इसमें। ठीक है, सूत की कताई करने वाले कारीगर या तो देखिए घरेलू श्रमिक होते थे, यानी कि जो घर में काम करते थे वो होते थे, या फिर ये लोग कृषक होते थे। ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि कृषक थे, जो खेती करते थे, साथ साथ में यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम भी क्या करते थे, जो खेती करते थे और साथ में कटाई भी करते थे। ये लोग जो है कम आय पर भी कार्य करने को तैयार थे, क्योंकि इन लोगों को जो है काम चाहिए था सिर्फ, इसलिए कम इनकम पे भी कार्य करने के लिए तैयार थे। और साथ साथ में इसलिए जो है हथकरघा उद्योग में आय की हानि उतनी नहीं हुई जितनी कि रोजगार की हानि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी फैक्ट्री जो लगाई जा रही थी उसमें इतने सारे लोग काम कर रहे थे, वो अब ख़त्म हो चुकी थी, काफ़ी हद तक वो चीज़ें नष्ट होती जा रही थी। तो उससे अब लोग थोड़े थोड़े इनकम पे भी और वैसे भी काम करने को मजबूर थे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि रोज़गार की तो जो हानि हुई वो तो हुई, साथ में जो है मज़दूर जो है कम आय पे इसलिए काम करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उनका कहना ये था कि कम पैसे मिले, लेकिन मिले तो सही, अगर रोज़गार ही चले जाए उससे अच्छा है कि कम पैसे पर उनको कार्य मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए वो रोज़गार ना छोड़ के जो है कम पैसे पे काम करने के लिए मजबूर हो गए। अब आता है हमारे सामने यहाँ तीसरा पॉइंट, जिसमें बताया गया है 19वीं सदी का अंत, जिसमें देखिए अंत में जो है पुनरुद्योगीकरण कहा गया है। पुनः मतलब होता है दोबारा से औद्योगिकरण होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका विकास हुआ है, यहाँ सर्वनाश नहीं हुआ। जैसे हमने पहले देखा, पहले वाले में सर्वनाश होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ थोड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम से हम जोड़ के जिसको देख सकते हैं। ठीक है, जो आज के टाइम में हमारे जो भी उद्योग वगैरह हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो उन सबको हम जोड़ के आज के टाइम से देख सकते हैं। देखिए 19वीं सदी में जो है हस्तशिल्प जो है वस्त्र उद्योग का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। 19वीं सदी में जो है हस्तशिल्प और साथ साथ में वस्त्र उद्योग का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, तथा दूसरा हिस्सा जो कि टिका रहता है। क्यों टिका रहता है? क्योंकि दूसरा हिस्सा जो है प्रतियोगिता में टिका रहता है। अब अब क्वेश्चन यह आता है यहाँ पे कि जब 19वीं सदी में हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग का एक हिस्सा खत्म हो जाता है लगभग, तो दूसरा किस बेस पे टिका रहता है? ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए
19वीं सदी के अंत से हस्तशिल्प के पक्ष में कुछ सकारात्मक शक्तियों ने भी काम करना शुरू किया। ये 2 पॉइंट हैं इसके सबसे ज़्यादा जो मेन है, ठीक है। अब देखिए इसे हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। बात करेंगे हम यहाँ पे 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी के बीच में मध्य में हाथ से बने जिस भारतीय कपड़े को ब्रिटिश आयातित कर रहा था, ब्रिटिश जो भारत के बने कपड़े को खरीद रहा था, उन वस्त्रों को वे जो है भारतीय मिलों से बने वस्त्रों से सामना करना पड़ रहा था। वे 2 प्रकार के थे। ऐसे जो वस्त्र थे जिनका उनको सामना करना पड़ रहा था, वो 2 प्रकार के वस्त्र थे। एक था मोटा मध्यम सूत, ठीक है, यानी कि मोटा सूत हो गया, मध्यम सूत हो गया, ये सूत है ये, ठीक है, वस्त्र ये वाला। एक तो हम कह सकते हैं मोटा मध्यम सूती वस्त्र, और इसमें जो दूसरा कपड़ा था वो था प्रिंटेड, ठीक है। प्रिंटेड कपड़े यहाँ पे अब चल चुके थे, प्रिंटेड तथा या फिर ब्लीच किया हुआ वस्त्र, ठीक है, ये चाह है ब्लीच किया हुआ सूती वस्त्र, ये दोनों ही लेकिन सूती कपड़े थे, ठीक है। ये ब्लीच किया हुआ था, वो बिना ब्लीच किया हुआ था, मोटा और पतला, उसमें दोनों ही तरह के वस्त्र उसके अंदर आते थे, ठीक है। 19वीं सदी में अगर हम बात करें तो देखिए हथकरघा उद्योग जीवित रहा क्योंकि उसके काफ़ी सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि कपड़े का मूल्य कम होने से जो है इसका उपभोग बढ़ा। दूसरा कारण ये था कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। वाणिज्यकरण मतलब क्या होता है? देखिए कृषि का वाणिज्यकरण मतलब ये होता है कि इसमें जो है परंपरागत वस्त्रों के लिए स्थानीय मांग को बढ़ाया गया और साथ साथ में बाजारों का भी विस्तार किया गया, ठीक है, यानी कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। तीसरा पॉइंट आता है कि 1920 के मध्य में वस्त्र उद्योग के लिए दिए गए, ठीक है। 1920 के मध्य से जो है वस्त्र उद्योग के लिए दिए गए, साथ में जो है सीमा शुल्क ने जो है हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा दिया। ये 3 मुख्य कारण थे जिस वजह से इसे बढ़ावा मिला। बाकी मैंने आपको ये जो वस्त्र बताए हैं, मोटा वस्त्र हो गया या फिर, ठीक है, या फिर पतला या प्रिंटेड हो गया या फिर यह ब्लीच किया वस्त्र हुआ, ये जो है मशीन से बनते थे और साथ साथ में ये जो है हाथ से जो काम होता था उनसे जल्दी ये वाले वस्त्र बन के तैयार होते थे और उनसे ज़्यादा अच्छे होते थे। इससे क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मशीन को भी सामने लाया गया। ये नहीं है कि सिर्फ यही 2 प्रकार के कपड़े थे, इसमें और भी कपड़े थे, ठीक है। जैसे कि इसमें मोटे और काफ़ी महीन सूत का भी इस्तेमाल किया जाता था। महीन मतलब होता है बारीक, ठीक है, काफ़ी बारीक सूत का भी इस्तेमाल किया जाता था। इनको जो है करघे पे बनाया जाता था और काफ़ी जटिल डिज़ाइन इनमें हुआ करते थे। ऐसे वस्त्र भी थे जो कि कपास के सूत का इस्तेमाल नहीं होता था। ये जो थे मुख्य रूप से वैसे कपास के सूत से ही बनाया जाता था, लेकिन ऐसे भी वस्त्र थे जिनको बिना कपास के सूत के इस्तेमाल करके बनाया जाता था। इन सब किस्मों के वस्त्रों को जो है बनाने में हथकरघे की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ इसमें बताई गई है। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर यहाँ पे हम जो है 4th पॉइंट को देखें जिसमें बताया गया है लघु स्तरीय उद्योग के विकास का स्वरूप जो कि 1900 से लेके 1951 तक के बीच में रहा है, ठीक है। इसमें देखिए मुख्य रूप से सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है जो कि है हमारा रोजगार। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं आपको नहीं करके बता रहा क्योंकि वैसी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और फिर इसमें कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, वैसे एग्ज़ाम में बढ़ाने के लिए सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ना भी पढ़ेंगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं 1 मिनट के लेक्चर को, इसको, ठीक है। देखिए बड़े स्तर के उद्योग की जो है भूमिका कम रही। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो बड़े स्तर के उद्योग था वो उसकी भूमिका कम रही। वहाँ पे छोटे स्तर के जो उद्योग थे उसकी भूमिका ज़्यादा रही बजाय बड़े वाले उद्योग के, ठीक है। 1900 की बात की जाए यहाँ पे सन 1900 में जो है बड़े स्तर के उद्योगों के रोजगार जो है 5% ही था। कुल मिलाकर यहाँ पे बात की जाए तो सिर्फ 5% यहाँ पे उद्योग रहा, ठीक है। और 1991 में यह जो है 29% रहा, यानी कि यहाँ पे 1991 में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें भारतीय औद्योगिक श्रमिक बड़े स्तर के उद्योग में कम रहे। जैसे मैंने आपको बताया जो भारतीय उद्योग श्रमिक थे वो भी जो है भारतीय मजदूर जो थे यानी कि वो भी बड़े स्तर के उद्योग में कम कार्यरत थे, वो उनमें कम कार्य कर रहे थे। साथ साथ में वो छोटे स्तर के उद्योग में ज़्यादा कार्य कर रहे थे बजाय जो भी हो उसकी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है इसका कि 1881 से लेके 1931 के बीच में यह जो है 20 मिलियन कम होकर, ठीक है, 20 मिलियन से कम होकर जो है ये 13 से लेके 15 मिलियन तक हो गया था। इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट आई कि 20 मिलियन से कम होकर जो है ये आपके सामने सिर्फ 13 से लेके 15 मिलियन तक ही रह गया था। लेकिन इस समय बात की जाए कृषि की तो देखिए खेती में यहाँ पर रोजगार के अवसर थोड़े बढ़ते हुए दिखाई देते हैं।
यहाँ पे जो है खेती में हमें 71 मिलियन से पहले था, जो कि ये बढ़कर जो है यहाँ पे 100 मिलियन तक हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है इसमें। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। तो इस आगे आता है इसमें अब 2 प्रमुख उद्योग। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ चैप्टर में बचा नहीं है, वीडियो वैसे भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि 2 प्रमुख उद्योग थे। ठीक है, 2 ऐसे उद्योग थे जो कि सबसे ज़्यादा ही यूज़ किए जाते थे, सबसे ज़्यादा इनका काम होता था, जिनका सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। एक था इसमें चमड़ा, दूसरा था सूती वस्त्र का काम। ठीक है, इसमें सूती वस्त्र के साथ साथ में रेशम की बुनाई भी आती थी। ठीक है, ये 2 कार्य ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हुआ करते थे। 1919 से बात करें अगर 1919 में और या फिर 1939 की, तो इस टाइम की अवधि में जो है कपास, एक तो अपना कपास यानी कि रुई रेशम हो गया, ठीक है, वह ऊन के बुनकरों की संख्या 3 से 3.5 मिलियन थी। ठीक है, ये इनकी संख्या थी बुनकरों की, जो कि काम करते थे, इन चीज़ों की बुनाई करते थे, बनाते थे, उनकी बुनकरों की ये संख्या थी। ठीक है, जो कि 3 से लेकर 3.5 मिलियन थी। मिलों में जो है रोजगार का अवसर 10% भागी इसमें सीमित था। ठीक है, इतना ही आता है फिलहाल। अभी इसमें आगे देखते हैं। और यहाँ पे बात की गई, देखिए इसमें हथकरघों की। तो देखिए हथकरघा जो होता है, हथकरघा उत्पादन में जो है लंबे व्यापार के कारण, क्योंकि इसका जो हथकरघा का व्यापार था, जैसे मैंने आपको बताया, ये रुका नहीं था, ये चलता गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई खास अंतर नहीं आया। ठीक है, साथ साथ में ये मुख्य तौर पे जो है रेशम बुनाई में भी था, और ये दोनों ही काम रेशम का और हथकरघा का चलते ही जा रहे थे। ये काम ऐसे थे जो कि उस टाइम पे बंद नहीं हुए थे। लेकिन 19वीं सदी में जो है हमें हथकरघे के काम के अंदर भी अंतर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं मशीन आ जाती है, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, उस चीज़ की वजह से हथकरघा थोड़ा सा फिसलता चले जाता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ बात करें 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी में जो शुरू का वर्ष है उसमें जो है हथकरघों द्वारा लगभग 25% जो है सूत उत्पादित किया जाता था। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि अन्य रेशों के द्वारा नहीं बनते थे, सिर्फ वो हथकरघे द्वारा ही बनाए जाते थे। जैसे कि देखिए इसमें रेशम हो गया, या फिर अन्य रेशों से बने वस्त्र जो थे उनको सिर्फ हथकरघों द्वारा ही बनाया जा सकता था। यहाँ पे हम देखें तो इसमें 1900 से लेके 1939 के बीच में जो है सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 30% विस्तार हुआ। ठीक है, बढ़ते उत्पादन के साथ साथ इसमें क्या हुआ कि हथकरघों की संख्या जो है स्थिर होती चली गई। ये एक बात सामने आई कि हथकरघों की इससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई। ऐसे ही देखिए दूसरा एक इसमें उद्योग आता है चमड़ा उद्योग, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और जानकारी है। देखिए वाष्प चालित शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, वाष्प चालित जो मशीनें थी वो हथकरघे की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कपड़ा बनाया जा सकता था उनसे, क्योंकि वो मशीनें थी, जाहिर सी बात है वो जल्दी से ही कपड़ा बना सकती है हाथ के बजाय। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता पैदा हो गई, लेकिन फिर भी जो है हथकरघा इस उद्योग में टिका रहा। ये कैसे संभव हुआ? यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये हथकरघे का व्यापार इस समय फिर भी कैसे टिका रहा। ठीक है, तो ये देखिए इसलिए संभव हुआ क्योंकि कुछ किस्म के जो कपड़े थे, कपड़ों के निर्माण में जो है हथकरघों का ही प्रयोग किया जाता था। इसमें जो है हथकरघे पर बहुत मोटे या फिर बहुत महीन मतलब पतला, ऐसे कपास के सूत का उपयोग होता था। साथ साथ में इसमें करघे पर जटिल डिज़ाइन किया जाता था। वस्त्र या फिर कपास के रेशे से अलग किस्म के वस्त्र केवल हथकरघे पर ही बनाए जाते थे। इस वजह से जो है हथकरघा उद्योग जो है इस क्षेत्र में काफ़ी संभव बना रहा। लेकिन हमें कुछ चीज़ देखने को मिलती हैं सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकंड वर्ल्ड वार यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है इसमें हमें कुछ चीज़ चेंजिंग देखने को मिलती है। उसके बाद जो है कुछ नई कंपनियां, नई फैक्ट्रियां आई, उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, जिससे कि ये जो व्यापार था हथकरघे वाला ये ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई दिया। ठीक है, ये व्यापार हमें उस टाइम पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। साथ साथ में जो नई मशीनें डेवलप हुई, नई मशीनें जो आई, क्योंकि इस समय जो है तकनीकी विकास भी काफ़ी हद तक हो चुका था। ये नई मशीन आने की वजह से क्या हुआ कि इस चीज़ में कुछ ऐसे कपड़े बनने लग गए जो कि अब तक नहीं बनते थे। ठीक है, साथ साथ में ये जो है काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। इसमें रेशम जैसे उद्योग को हम रख सकते हैं। इन फैक्ट्रियों में जो है अच्छे औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, और ये फैक्ट्रियाँ जो है पश्चिम भारत के प्रमुख वस्त्र उद्योग के रूप में विकसित शहरों में स्थापित की गई थी। हथकरघा उद्योग में जो पूंजी और श्रम लगा हुआ था, यानी कि जो पूंजी और जो मेहनत जो लगाई हुई थी, वो अब गति पकड़ना शुरू कर रही थी। और साथ साथ ही इनकी गति देने के पीछे जो है क्या चीज़ थी कि एक तो नए केंद्र थे, रेलवे, कताई की मिल हो गई आदि, इन सब का इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ रहा। ठीक है, दूसरा जो व्यापार था इसमें मुख्य रूप से वो था चमड़ा उद्योग। जैसे मैंने आपको बताया, चमड़े से काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारा कार्य चमड़े की वजह से होता था। ठीक है, एक बात आती है हमारी, देखिए चमड़ा उद्योग से हुआ क्या कि चमड़ा उद्योग में जो सिंचाई गई खालें होती हैं, चमड़ा का निर्यात, ये प्रमुख वस्तु बनी गई, ये चीज़ें प्रमुख बिकने लग गई।
चमड़े का निर्यात होने लगा, जिससे पैसा आने लगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस टाइम पे 1870 से लेकर 1937 तक जो है यह प्रमुख निर्यातक उद्योग बना रहा। आर्थिक मंदी जब थी, आर्थिक मंदी उसके दौर में भी ये सब काम चलता रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत रुक गया हालांकि, लेकिन बाद में जैसी जैसी चीज़ें पकड़ती चली गई, ये काम बंद नहीं हुआ चमड़ा उद्योग का। चमड़ा गाइस एक एक ग्रामीण शिल्प था, जो कि ऐसे लोगों द्वारा तैयार किया जाता था जो कि ज़्यादातर खेतिहर मजदूर थे। वो जाति में छोटे होते थे, जैसे कि आपको पता ही है भारत में जाति व्यवस्था है, तो जो छोटी जाति के लोग थे उनसे ये कार्य करवाया जाता था। ठीक है, और जो इनके मालिक होते थे या जो इनसे कार्य करवाते थे, वो लोग जो है अपने उन माल को बाज़ारों में बेचा करते थे। साथ साथ में जो चमड़े के जो कारीगर थे, जो यानी कि चमड़े का कार्य करते थे, उनको जो है अन्न का हिस्सा दिया जाता था, यानी खाने के लिए जो चीज़ें जो हैं, गेहूँ चावल जो भी हैं, वो सब चीज़ें उनको दी जाती थी। लेकिन इनको जो मिलता था इनकी जनसंख्या के हिसाब से वो बहुत ही कम मिलता था। ठीक है, ये सिर्फ इतना मिलता था कि व्यक्ति उसमें सिर्फ पेट भर सकता है, बाकी उसमें कुछ कार्य ना कर सके। ठीक है, यानी वो मरे भी ना और वो भूखा भी ना रहे। ठीक है, वैसे एक टाइप से कह सकते हैं कि जितना मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से इनको कम मिलता था। और हाँ, जब भारत में जो चमड़े की खालें थी, जो भारतीय कारीगर इन चीज़ को तैयार करते थे, इसका जो है इसको विदेशी व्यापारी में भी इसी गुणवत्ता को देखते हुए खरीदते थे। यानी कि इसका जो निर्यात था वो विदेश तक में भी होता था, इसको बेचा जाता था विदेशों में भी। लेकिन क्या है कि इसका लाभ जो है कारीगरों को तो हुआ नहीं, लेकिन जो वस्तु विनिमय के माध्यम से सौदेबाजी करते थे, यानी कि अदला बदली, या फिर जो व्यक्ति माल बेचता था दूसरी जगह ले जाके, उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसमें सिर्फ यही चीज़ है, फैक्ट्रियाँ आई उभरी, उद्योग उभरे, इससे मशीनीकरण हो गया बाद में धीमे धीमे। ठीक है, तो इतना ही है। और इसके साथ ही यहाँ चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही चीज़ थी इसमें कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक आए हैं तो, बिल्कुल। ठीक है, साथ में जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी वीडियो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी बाकी सब मिल जाएगी वीडियो। थैंक यू गाइस।